हाय एवरीवन, दिस इज सूरज शाह। वेलकम टू सुहल आईएएस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे करवा दिया है और आज हम आपको बजट करवाएंगे। बिलीव मी गाइस, बजट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बजट में डाटा, फैक्ट्स, ग्रोथ, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, बहुत सारे स्कीम्स वगैरह सब आते हैं। तो बजट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे से लंबा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से मैंने कवर किया है कि आपको अभी ही याद हो जाएगा। ठीक है, कोई फालतू चीज़ मैंने कवर नहीं किया है। जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही चीज़ लाया है। और जैसा कि मैं पहले बोला हूँ कि जो भी चीज़ प्रिपेयर किया जा रहा है, इट इज़ डीपली रिसर्च्ड एंड प्रिसाइजली क्राफ्टेड। ठीक है, करें हम लोग यूनियन बजट 25-26। ठीक है, चलो। अच्छा, संविधान एक्ट के बारे में जिसको पता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले इनको स्कैन करे और जाके वीडियो देखें। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, यूनियन बजट जो है ना वो 25-26 के लिए। ठीक है, तो जो बजट है ना, देखा जाए तो बजट एज ए टर्म कहीं पे मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 112 में ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसी को डिफाइन किया, इसी को हम लोग बजट ही बोलते हैं। तो बजट एज ए टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। ठीक है, इस बार का बजट का थीम क्या है? इस बार का बजट का थीम है सबका विकास। ठीक है, डेवलपमेंट फॉर ऑल। ठीक है, और बजट लाता कौन है? बजट लाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो मैंने बताया था इकोनॉमिक सर्वे वाले में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक है, चलो, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बजट की हिस्ट्री देख लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि कई बार चीज़ें और भी कवर हो जाती हैं बच्चे। ठीक है, करें। देखो, 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट को प्रेजेंट किया था एज ए इंडिया का पहला फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? जेम्स विल्सन। ठीक है, 1860 में। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है ना 1861 के आसपास में ही था, जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट था ना, उसी में था ना। उसके बाद 1947 1948, मतलब यहाँ पे जब इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी, तो यहाँ पे हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान। बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए, ये एज ए इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने प्रेजेंट किया था। उसके बाद जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला जो बजट पास किया था वो R.K. षणमुख खान ने किया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, R.K. षणमुख खान। ठीक है, 1947 में। और अभी जो निर्मला जी प्रेजेंट की है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, ये इनका 8वां बार है और स्टेट है, लगातार है। 8 स्टेट बजट इन्होंने पास किया। अब बजट आए कितने? 1 फरवरी को, और 31 जनवरी को मैंने क्या बताया था? इकोनॉमिक सर्वे। तो ये 1 फरवरी को आया। और इन्होंने ना, जो उस समय के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो PM भी रह चुके हैं, दैट इज़ मोरारजी देसाई, उनको सरपास कर दिया है। ठीक है, बजट पास करने के मामले में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है, चलो, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो हम, एक बात बताइए, मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला था कि जो विकसित भारत है, डेवलप इंडिया का सपना है, वो हम 2047 में अचीव करेंगे। इसके लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए नेक्स्ट डिकेड के लिए? 8% के आसपास। बताया था आपको, हाँ या नहीं? तो ब्रॉड प्रिंसिपल क्या है विकसित भारत एट द रेट 2047 का? क्या ब्रॉड प्रिंसिपल है? एक तो पॉवर्टी जीरो होगी, जीरो पॉवर्टी, दैट इज कॉल्ड SDG 1। ठीक है, उसके बाद 100% गुड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, देन 100% स्किल लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो 100% एजुकेशन भी, 100% स्किल लेबर भी, 70% वुमेन जो है उनका एक्टिविटीज़ होगा इकोनॉमिक अफेयर्स में। अभी देखा जाए कि वुमेन का कितना है? 41 के आसपास है, समथिंग, कल पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो ये हमें आगे ले जाना है कहाँ तक? 70% वुमेन का इकोनॉमिक में। ठीक है, फिर हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। ठीक है, इसका एक्सेस होनी चाहिए। दूसरी बात, फार्मर मेकिंग आवर कंट्री एज द फूड बास्केट फॉर द वर्ल्ड। तो इस 6 के 6 ब्रॉड प्रिंसिपल में एक फार्मर के बारे में बात की गई है, एक हेल्थ केयर के बारे में बात की गई है, एक वुमेन के बारे में बात की गई है। फार्मर हो गया, हेल्थ हो गया, वुमेन हो गया।
उसके बाद स्किल्ड लेबर की बात की गई है और एजुकेशन और पॉवर्टी। समझ में आया? ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, पूछे जाएंगे। इसके लिए 4 ग्रोथ इंजन बनाया गया है। 4 ग्रोथ इंजन क्या है जो डेवलप इंडिया 2047 को रियलाइज करेगा? पहला एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट इन द पीपल एंड इनोवेशन, एंड चौथा है एक्सपोर्ट। तो एग्रीकल्चर में रोबस्ट चाहिए हमारा, एमएसएमई चाहिए क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट कैटर करता है ये, फिर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड इनोवेशन, और चौथा क्या है? एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो 4 पिलर इस पर फोकस किया जा रहा है वो गरीब, यूथ, ये 4 कास्ट हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 4 कास्ट जाति हैं, गरीब, यूथ, अन्नदाता दैट इज फार्मर, एंड नारी दैट इज वुमेन। ठीक है, तो हमारा जो ग्रोथ होगा उसका फ्यूल क्या होगा? फ्यूल हमारा होगा हमारा रिफॉर्म। ठीक है, हमारा रिफॉर्म। और गाइडिंग स्पिरिट क्या होगा? इंक्लूसिविटी, सबको मिला के चलना। ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या है? डेवलप्ड भारत। बताओ, इस तरह से आपने बजट कहाँ पढ़ी है? बताइए। अच्छा, ये तो शुरुआत है, मोमेंटम बना रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वो लग रहा होगा। तो रिफॉर्म की मैंने बात की है, गाइडिंग वो है। ठीक है, तो रिफॉर्म 6 डोमेन्स में लाएंगे। एक टैक्सेशन में, याद रखो ये सबको, पावर सेक्टर में, अर्बन डेवलपमेंट में, माइनिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में, और रेगुलेटरी रिफॉर्म। तो क्या क्या हो गया? टैक्स में, पावर सेक्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन डेवलपमेंट, यहाँ पे रूरल्स नहीं है, याद रखिएगा, रूरल्स नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर माइनिंग है, ठीक है, और उसके बाद माइनिंग है, एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं है रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी रिफॉर्म। ये 6 के 6 डोमेन से रिफॉर्म के। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं मेन बजट पे। तो ये तो हमारा टेम्पो था जो मैंने आपको बता दी। अब आइए बजट पे कि फिस्कल एस्टिमेट थोड़ा देखिए अगले साल के लिए क्या रखा गया है। 2025 से 26 का टारगेट देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया जाएगा? 50,65,345। मतलब 50, 65, 345, ऐसे याद रखो। 50, 65, 345, 50, 65, 345, 50, 65, 345, ये टोटल एक्सपेंडिचर हमारा। पिछले साल के मामले में 7.4% की ग्रोथ है। फिस्कल डेफिसिट, रिमेंबर याद रखो इसको, फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट रखा गया है? 4.4% ऑफ द जीडीपी, ये टारगेट है। अब आप याद करो कि मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया था, कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा, याद करो लास्ट ईयर। अभी हमारा टारगेट कितना है? 4.4। पिछले साल कितने? 4.8 थे, है ना। और FRMBF के हिसाब से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए वो 4+- 2 के आसपास होना चाहिए, इसके बैंडविड्थ में होना चाहिए, यानी 6 और 2 के बीच में। ठीक है, अच्छा, इस 4.4% ऑफ जीडीपी जो फिस्कल टारगेट का टारगेट रखा गया है फिस्कल डेफिसिट का, इसमें रेवेन्यू डेफिसिट का क्या टारगेट है? 1.5% ऑफ द जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% और प्राइमरी डेफिसिट 0.8%, याद रखना इसको। ये दो चीज, 4.4 दैट इज टोटल काइंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू 1.5 और प्राइमरी कितना? 0.8। ठीक है, अच्छा, हम जीडीपी ग्रोथ कितना करेंगे इस साल? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारा कितना होने वाला है? 10.1%। ये टारगेट है, इतना करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा, ये सब टारगेट है नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर हम 50, 65, 3, 4, 5 कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं? 11, 21, 0, 90। ये डाटा याद रखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 11, 21, 0, 90, और ये 10.5% से इंक्रीज है पिछले बार से। ठीक है, डेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एम किया है, कितना डेट हमारा कम करेंगे? उन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम ना 2031 के मार्च तक 50% जो जीडीपी है ना वो हम रिड्यूस कर देंगे उसके हिसाब से डेट। ठीक है, हम अपने जीडीपी का 50% डेट रिड्यूस कर रहे हैं बाय 2031। और लाइबिलिटीज़ हमारा अभी कितना है? लाइबिलिटीज़ हमारा पूरे जीडीपी का जो हमारा लाइबिलिटीज़ है ना, लोन पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, दैट इज़ 56.1, यानी 56% के आसपास हमारी लाइबिलिटी है। और हम अगले 6 साल में रिड्यूस कितने करेंगे? 50% ऑफ द जीडीपी, ह्यूमंगस। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना रखा गया? इंपॉर्टेंट है, 47,000 करोड़ इस बार हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखे हैं। ठीक है, कैपिटल रिसीट हमारा कितना होने वाला है? हम लोग टारगेट रखेंगे कि कैपिटल रिसीट कितना मिलेगा, ये है 76,000 करोड़। अब याद रखो आप
कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, 11,21,000, ठीक है। और हम रिसीट कितना पाएंगे, 76,000 करोड़ का। दैट इज कॉल्ड, ये जितना हम लोग यहाँ खर्चा कर रहे हैं उतने हम लोग, ये ग्रोथ दोनों में देखो इतने परसेंट की टारगेट किया गया है, ठीक है, 10.1% का। चलो ये समझ में आ गया। दूसरा एलोकेशन थोड़ा सा देख लो। डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है, फिर रोड को, फिर रेलवे को, देन होम। तो सबसे पहले डिफेंस, तब डिफेंस बहुत जरूरी है ना। उसके बाद नितिन गडकरी साहब को, रोड को, एंड देन रेलवे। तो DRR, डिफेंस, रोड, रेलवे एंड होम, DRRH। बस आप 2-3 याद रख लो ना। अच्छा, डिफेंस में ना हाईएस्ट इंक्रीज जो एलोकेशन हुआ है वो डिफेंस में ही हुआ है। दैट इज 13.5% का इंक्रीज किया गया है डिफेंस में, ठीक है, याद रखना। जो टॉप स्कीम है हमारे पास मनरेगा में सबसे ज़्यादा फ्यूज किए गए हैं पैसे, दैट इज 86,000 करोड़। रिमेंबर, याद रखो, 86,000 करोड़ मनरेगा में दिया है सबसे ज़्यादा। उसके बाद PM किसान में 63,500 करोड़ का, एंड देन जल जीवन मिशन को। एक चीज़ और है, जल जीवन मिशन को ना एक्सटेंड करके उन्हें 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जल जीवन को। और अभी जल जीवन मिशन के अंदर हम लोग 79.1% के आसपास रूरल एरिया में टैप वाटर पहुंचा दिए, बताया था आपको। तो जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028, ठीक है बच्चा। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये देखो आप, रिवाइज्ड इनकम टैक्स में आपको बताया ना, जो रजीम है हमारा, न्यू रजीम, उसमें चेंजेस किए गए हैं, है ना। टोटल कितने स्लैब हैं, याद रखो, टोटल 7 स्लैब हैं। दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है। 7 स्लैब है, आप 4 का गैप लेते जाओ। 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, और 24 से ज़्यादा, फिर 24 से 28, 24 के ऊपर जितना होगा, अबव 24 लाख। अब यहाँ कैसे होगा, 5-5 बढ़ाते चलो। इधर मैंने बोला 4-4 बढ़ाओ, इधर 5-5 बढ़ाओ। तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख कितना हो गया, 5%, 8 से 12 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 से 8 लाख रहेगा या 8 से 12 लाख रहेगा तो आपको 10% देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तक आपको ना रिबेट मिलेगा, फुल टैक्स रिबेट है। अगर आपका इनकम 12 लाख तक है तो जो भी पैसे कटेंगे वापस आएंगे आपको। फुल टैक्स रिबेट है फॉर द इनकम अप टू 12 लाख, और अर्लियर कितना था, ये 7 लाख था, ठीक है। और जो सैलरीड एम्प्लॉयड है ना, उनके लिए ये 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो उनके लिए लिमिट कितनी है, 12,75,000, और आम आदमी के लिए कितनी है, 12 लाख। फुल टैक्स मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख तक हम लोगों के लिए, और जो सैलरीड है उनके लिए 12,75,000। दैट इज कॉल्ड 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं आपको ना थोड़ा सा, एक सेकेंड, चलो एक पिलर का मैं बता देता हूँ आपको। फुल टैक्स, हाँ अच्छा, हाँ एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं आपको, जो फुल टैक्स रिबेट मतलब 12 लाख तक कोई अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर सरकार ऐसा डिसाइड कर ली है तो इससे सरकार को कितना लॉस होने वाला है, तो सरकार करेगी इससे हमको ना 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन हो सकता है, 1 लाख करोड़। तो रिमेंबर दिस, सच अ फाइन डिटेल मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला वेल रिसर्च्ड, ठीक है। चलो एग्रीकल्चर जरा देखोगे तो एग्रीकल्चर में कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि PM धन धान कृषि योजना, याद रखो इसको, PM धन धान कृषि योजना। इसमें क्या है, 100 प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को किया जाएगा। कितने में, सॉरी 100 ही है, लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कृषि धान योजना जो है ना, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के कितनी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहाँ पे, इन लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट, याद रखो इसको। पल्स मिशन लाया गया है, पल्स मिशन याद रखो। तो पल्स मिशन कितने साल का लाया गया, 6 ईयर प्लान है। ये कितने ईयर प्लान है पल्स मिशन, 6 ईयर प्लान। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 3 जो दाल है ना हमारे पास, तूर, उड़द एंड मसूर, मतलब तुम, ऐसे याद रखो, ये तुम जो दाल है ना, तूर, उड़द और मसूर, ये तुम दाल में हम सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को 6 साल में, अच्छा वैसे भी तो दाल में देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ठीक है, लेकिन 6 साल में सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे।
लोन लिमिट केसीसी के थ्रू लोन लिमिट को बढ़ा करके 3 से 5 लाख कर दिया गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड में लोन आप 5 लाख तक ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको एग्रीकल्चर के अंदर याद रखनी है। क्या क्या बताया? पीएम धान योजना वाला, पल्स मिशन एंड लिमिट वाया केसीसी। फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आइए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? स्मार्ट सिटी या अर्बन चैलेंज फंड लाया गया है। वो कितने लाख करोड़ का है? 1 लाख करोड़ का है। और इतने लाख करोड़ हमारा, मैंने बताया था कि जब हम 12 लाख तक हम टैक्स को छूट दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे हमारा इतना ही रेवेन्यू का लॉस होने वाला है। समझ रहे? 1 लाख करोड़ का। और स्मार्ट सिटी या अर्बन डेवलपमेंट फंड भी 1 लाख करोड़ का है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड। ये फंड कितने का है? कॉर्पस क्या है इसका? 25,000 करोड़। ठीक है। कितना है? मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड कितना है? मैरी टाइम डेवलपमेंट 25,000 करोड़। और इस 25,000 करोड़ में ना 49% जो है ना गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की तरफ से होगा। ठीक है। बाकी सब जो प्राइवेट हैं या उनके थ्रू उठाए। ठीक है। उसके बाद एक अर्बन चैलेंज फंड है 1 लाख करोड़ का। तो कैसे याद रखोगे? देखो, यही है अर्बन चैलेंज फंड, ये स्मार्ट सिटी, ये दोबारा लिखा गया है। ठीक है। याद रखो। तो 25,000 करोड़ मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड है, अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़। याद रखो। इंडस्ट्री और एमएसएमई स्टार्टअप को जरा देखो। डीप टेक इनोवेशन फंड, याद रखो इसको। डीप टेक टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड कितना? 20,000 करोड़ का। ठीक है। याद रखोगे। मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का है और डीप टेक इनोवेशन फंड 20,000 करोड़ का है। ठीक है। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कर देखोगे तो माइक्रो स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक। ठीक है। और अगर कोई स्टार्टअप एक्सपोर्टर है तो उसके लिए 20 करोड़। ठीक है। ये एमएसएमई क्रेडिट गारंटी है। ठीक है। क्रेडिट गारंटी है कि भाई अगर आप माइक्रो स्मॉल है तो 10 करोड़ तक लिमिट है हमारा, और स्टार्टअप एक्सपोर्टर है तो 20 करोड़ तक। ठीक है। लोन स्कीम जरा देख लो। लोन स्कीम में क्या लाया गया है कि भाई हम ना जो 5 लाख वुमेन या एसटी या एससी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम 2 करोड़ तक का क्या देंगे? लोन देंगे। 5 लाख वुमेन एसटी एससी एंटरप्रेन्योर को 2 करोड़ तक का लोन अमाउंट देंगे। याद रखिए, 5 लाख वुमेन को 2 करोड़ तक। फिर एजुकेशन हेल्थ रिसर्च में थोड़ा देख लो। पीएम रिसर्च फेलोशिप लाया गया है। पीएम रिसर्च फेलोशिप इंटर्नशिप टाइप का है, जिसमें 10,000 आईआईटीज और आईआईएससीज डेवलप किए जाएंगे। कितने? 10,000। मेडिकल सीट्स का गोल कितना है? अगले 5 साल में 75,000 सीट्स निकाले जाएंगे मेडिकल का, और 10,000 इस साल ही निकाले जाएंगे। तो टोटल 5 साल में 75,000 निकाले जाएंगे। दैट इज याद रखना है। और उसके बाद 10,000 इसी साल में मेडिकल सीट्स निकाले जाएंगे। एनर्जी क्लाइमेट को जरा देख लो। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में हम कितना इन्फ्यूज कर रहे हैं? 20,000 करोड़ का। यही 20,000 करोड़ अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें डीप टेक इनोवेशन फंड में ला रहे हैं। उसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में भी 20,000 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली में भी 20,000 करोड़ दे रहे हैं। ठीक है। तो ये 20,000 करोड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में भी 20,000 करोड़। उसके बाद एफआरएमबीएम का टारगेट जो हमारा एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जरा देख लो। ये बता चुका हूँ मैं। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमने क्या रखा? 4.4%। रेवेन्यू डेफिसिट का 1.5%। प्राइमरी डेफिसिट का 0.8%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो टीडीएस वीडीएस कटता है ना, एनुअल लिमिट इसका ना, एनुअल लिमिट जो है ना रेंट पे, ये 6 लाख है। 6 लाख रुपीज़ हैं। ये कर दी गई। याद रखना इसको कि टीडीएस लिमिट जो हमारा 6 लाख हो गई है रेंट पे। ओके। और टीसीएस जो है रेमिटेंसेस पे इसका थ्रेशोल्ड 10 लाख कर दिया गया है। तो टीडीएस 6 लाख ऐसे याद रखो, और टीसीएस 10 लाख। ठीक है। ओके। इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर द स्टार्टअप 100%। कि भाई कोई अगर स्टार्टअप्स है, ठीक है, बात समझ रहे हो, जो कि अब मतलब ये जो चीज़ है ना, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। 1 अप्रैल 2030 तक का डेडलाइन है ये। अर्लियर ये 2025 तक का ही था, लेकिन ये डेडलाइन ना 1 अप्रैल 2030 तक कर दिया गया। क्या है ये? कि आपको ना आपके जो मान के चलो आपने इसके पहले स्टार्टअप लाए तो 100% आपको टैक्स एग्जाम करेगा। कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपके शुरुआती 3 कंसिक्यूटिव ईयर्स में कभी भी ले लो, विद इन 10 ईयर्स। मतलब मान के चलो अगर आज आपने मान के चलो कोई एंटरप्रेन्योरशिप खोला तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। शुरुआती 10 साल, शुरुआती जब से आज से स्टार्ट किया, मान के 2020 से किसी ने स्टार्ट किया तो 2020 से लेकर 2030 तक शुरुआती 10 साल तक में
आपको कोई भी लगातार 3 साल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी चूज कर लो, चाहे 2020 से लेकर 2023 तक चूज कर लो, या 23 से 26 कर लो, या 22 से 25 कर लो। तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स विद इन एनी 3 कंसेक्यूटिव ईयर विद इन फर्स्ट 10 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको 100% टैक्स है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स एग्जाम्प्ट है, ठीक है। और इनके लिए टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, लेस देन 100 करोड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ से ज़्यादा के स्टार्टअप है, नो, 100 करोड़, ठीक है, याद रखो 100 करोड़ या 100 करोड़ नीचे। एक फंड्स क्रिएट किया गया है, इसमें कितना पैसा लिया गया, इसमें एडिशनली 10,000 करोड़ का सपोर्ट और दिया गया है फंड्स ऑफ फंड, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर में ना पहले जो एफडीआई लिमिट थी ना वो 74% थी, शुरुआत में 49 थी, फिर 74 की गई, अब बढ़ा करके कितनी की गई पता है, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट 100% कर दी गई है, रिमेंबर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब्सिडी सबसे ज़्यादा हम फूड में देते हैं, फिर फर्टिलाइजर में, देन एलपीजी, तो सब याद रखो इसको। अच्छा, हम स्टेट्स को कितना टोटल ट्रांसफर करने वाले हैं, 25.5 लाख करोड़ रुपया हम स्टेट्स को ट्रांसफर करने वाले हैं, टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स है। उसके बाद एक स्कीम है जन विश्वास बिल 2.0, ये बेसिकली 100+ जो लॉज हैं उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, ठीक है, समझे। जन विश्वास स्कीम ये टैक्स को भरने को लेकर के डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 100+ लॉज, जन विश्वास बिल 2.0, रिमेंबर दिस। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी में ना पहले प्राइवेट सेक्टर का कोई एंट्री नहीं था, लेकिन अब अलाउ कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर एंट्री अलाउडेड इन न्यूक्लियर एनर्जी। आयुष्मान भारत जो है ना अब वो गिग वर्कर्स के लिए भी मिलेंगे। गिग वर्कर्स समझ रहे हो ना, ये जो ओला, उबर, स्विगी, ये वो सब जो वर्कर हैं, दैट इज गिग वर्कर, इनके लिए भी आयुष्मान भारत अब ला दिया गया है। रेलवे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिकॉर्ड हाई कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड 2.25 लाख करोड़ का। रेलवे का कैपिटल कैपेक्स जो है ना 2.5 लाख करोड़ का है, 2.55 लाख करोड़। ओके बच्चे, चलो बस ये लास्ट पेज है ना, हाँ हो गया खत्म। कितना था यार ये बताओ, या बिहार स्पेसिफिक थोड़ा बजट में देख लो यार, है ना, बिहार स्पेसिफिक नहीं देखना है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं बिहार स्पेसिफिक, ये बताइए। देखें, चलो एक तो आपको याद रखना है कि फिस्कल ईयर 25-26 में ना इंक्लूडिंग टैक्स डिवोल्यूशन एंड ग्रांट बिहार विल रिसीव अप्रॉक्स 1.93 लाख करोड़, ये याद रखो। कितना, 1.93 लाख करोड़, इतना बिहार रिसीव करेगा, ठीक है। और बिहार को ग्रांट्स कितने मिलने वाले हैं, 8 से 10,000 करोड़ ग्रांट्स। अगर ये चीज़ याद ना भी रहे तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ जरूर याद रहे। और बिहार को जो शेयर मिलता है एज पर द फिनांस कमीशन का शेयर कितना, 8.1% शेयर एज पर द फिनांस कमीशन, रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो अच्छा, जो निर्मला ताई हैं, निर्मला आंटी जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी ऑनरेबल, ये ना एक साड़ी पहन के आई थी, बजट जब लेके आई थी तो एलिगेंट साड़ी था इनका, ठीक है, ड्रेस्ड इन एलिगेंट साड़ी, और उस साड़ी में ना इंटीग्रेट आर्ट वर्क था। वो आर्ट वर्क किसका था, मधुबनी का था, याद रखना इसको। वो इंटीग्रेट आर्ट वर्क किसका था, मधुबनी। और ये साड़ी इनको गिफ्ट किसने किया था, पद्मा श्री जो अवार्डी थी, कौन थी ये, दुलारी देवी, इनके तरफ से वो गिफ्ट था, ठीक है, दुलारी देवी। सच ए फाइन डिटेल। अनाउंसमेंट देखो क्या क्या हुआ है बिहार के लिए, मखना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट लाया जाएगा जो मिथिलांचल रीजन्स के लिए होगा, रिमेंबर दिस, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट। फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपेंशन किया जाएगा पटना के एयरपोर्ट का, ये ऑलरेडी कर दिया गया है। और फिर ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड मतलब नया एयरपोर्ट, अब ब्राउन फील्ड जो कि पहले से है थोड़ा बहुत उसको डेवलप किया जाएगा, दैट इज ब्राउन फील्ड, वो बिहटा में बनाया जाएगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद कुछ पिटफॉल्स देख लीजिए बच्चे। नामरूप असम में ना यूरिया प्लांट अनाउंस किया जाएगा, खोला जाएगा यूरिया का प्लांट नामरूप असम में, याद रखो। अच्छा, पैसा आता कहाँ से, पैसा जाता कहाँ से, लास्ट देख लो, देन ओके खत्म। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, हम लोग लोन बहुत ज़्यादा लेते हैं, दैट इज 24% टोटल पैसा हमारा। अगर 100 रुपये है ना भाई, तो 24 रुपये हम लोग बोरोइंग से लाते हैं, फिर इनकम टैक्स से 22 रुपये, ठीक है, फिर जीएसटी से, फिर कॉरपोरेशन टैक्स, तो बोरोइंग से सबसे ज़्यादा, फिर आईजीसी याद रखो, ठीक है, इनकम टैक्स से, देन जीएसटी, देन मतलब ये डायरेक्ट हो गया, देन इनडायरेक्ट और दिस, ठीक है, ये याद रखो। तो डायरेक्ट टैक्स से, फिर जीएसटी और फिर इनकॉर्पोरेशन टैक्स। रुपये जाता कहाँ है, देखो हमने बोरो सबसे ज़्यादा किया है ना,
तो सेकंड नंबर पे आएगा इंटरेस्ट पेमेंट। बोरो किया है तो इंटरेस्ट पेमेंट तो देना पड़ेगा ना भाई, 24% बोरो कर रहे हैं, 20% इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं। स्टेट शेयर को सबसे ज़्यादा जाता है, स्टेट शेयर टू द टैक्सेस एंड द ड्यूटीज सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, फिर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वगैरह से है ना, एक्सक्लूसिव डिफेंस और सब्सिडी को हटा करके सेंट्रल सेक्टर में तीसरे नंबर पे। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, बजट थे। इसके बाद बजट नहीं है, बस इतना ही करना है। इसको आप अच्छे से पढ़ लो, 4-5 बार पढ़ लो, 2-3 बार लेक्चर्स देख लो, उसके बाद कुछ नहीं करना यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कमेंट में ना बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना बनता है, ठीक है। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, दिस इज सूरज झा। आई वेलकम यू ऑल द बेस्ट बड़े।